हेलो बेटा। हम लोगों ने जो लास्ट कॉन्सेप्ट किया था उसमें हम लोगों ने बेटे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किया था। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी हाफ एम वी स्क्वायर। और हमने लीनियर मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन किया था पी स्क्वायर बाय 2m। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जैसे काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द virtue of motion of body, due to the virtue of the motion of the body। इसके कारण तुम्हारे पास एक काइनेटिक एनर्जी आया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना बेटे तुम्हारे पास क्या वर्डिंग है कि मैंने तुम्हें बताया था कि जब अपन बोलते हैं वेरी स्लो या यू कुड से द बॉडी इज एट रेस्ट, उस केस में काइनेटिक एनर्जी हमेशा नो डाउट वी यूजली कंसिडर्ड एज जीरो। और ये बात हमेशा याद रखना कि kinetic energy of any body whosoever is moving can never be नेगेटिव। मतलब एक लॉजिक छोटा सा बता देता हूँ तुम्हें। मान लियो तुमने काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इधर प्लॉट किया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी, नीचे नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी। तो तुम्हारे पास ग्राफ सिर्फ इस रीजन में आएगा, इस रीजन में नहीं आएगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। या तुम मान लो तुमने कोई ग्राफ बनाया किसी बॉडी के लिए, इधर तुमने काइनेटिक एनर्जी प्लॉट किया, इधर कोई पैरामीटर प्लॉट किया, ये ओरिजिन आ गया, और इधर आ गया नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे ग्राफ नहीं आएगा, इधर आएगा, और इधर भी आ सकता है, क्योंकि ये पैरामीटर थोड़ी पता है कौन सा है। पर काइनेटिक एनर्जी के साथ जो पैरामीटर लिखा गया है ना बेटे, वो कभी भी तुम्हारे पास वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। अदर पैरामीटर के अगेंस्ट जब प्लॉट करेंगे ग्राफ, तो वो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है, इधर भी आ जाएगा। अदर पैरामीटर जो इस एक्सिस के अराउंड तूने प्लॉट किया, या इस एक्सिस के अराउंड तूने काइनेटिक एनर्जी प्लॉट किया, ठीक है, इस इसमें नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी है, तो ये ग्राफ आएगा नहीं। ग्राफ इस पैरामीटर, कोई भी पैरामीटर इधर या इधर प्लॉट किया, वो शायद पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, पर काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। ये मैं बार बार स्ट्रेसफुली बोल रहा हूँ, इसको याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। हमने जैसे कि शुरू किया था, पहले थोड़ा सा हिंट भी किया था, पर आज अपन इसको और अब डिटेल में अच्छे से करते हैं। देखो क्या है, हमने फोर्सेस की क्लासिफिकेशन की। हमने फोर्सेस की क्लासिफिकेशन की, और दो तरह की फोर्सेस की हमने क्लासिफिकेशन की। और वो क्लासिफिकेशन का बेस क्या था कि बेस्ड ऑन द एनर्जी ट्रांसफर, बेस्ड ऑन द एनर्जी ट्रांसफर के ऊपर हमने इसकी क्लासिफिकेशन के लिए फोर्सेस की, ठीक है, ड्यूरिंग द वर्क डन, ड्यूरिंग द वर्क डन। मतलब हम लोग ने अब जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, हम फोर्सेस की क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ऑब्वियस ही बात है, फोर्स का कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई कर रहे हो तो वर्क डन तो होगा ही होगा। और वर्क डन के दौरान होता क्या है, बेसिकली तुमने पढ़ा है क्या कि वर्क डन के दौरान हमेशा एनर्जी ट्रांसफर होती है। वर्क डन के दौरान हमेशा क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, राइट। तो वो एनर्जी ट्रांसफर कैसे वो फोर्सेस रोल प्ले करती हैं, उनके रोल के बिहेवियर के ऊपर हमने फोर्सेस की क्लासिफिकेशन की। अब वो क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास दो तरह की फोर्सेस आई, एक का नाम आया कंजर्वेटिव फोर्स, एक का नाम आया क्या बेटे, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, लिखते जाना यार साथ साथ में।
और एक का नाम आ गया तेरे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंटली, अभी ये जो टॉपिक है वो मैं, हमारा मेन चैप्टर का कंसर्न है इसके ऊपर। ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल्स शेयर कर देता हूं पहले। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका अभी नेचर बताता हूं मैं। ठीक है, तो पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल पहले से ध्यान में होगी तो मैं कुछ बताऊंगा तो मैं क्लियर होगा। स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, और भी कुछ अगर कोई और फोर्स होगी तो ठीक है, लेट इट बी। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में तुम्हारे पास फ्रिक्शन आ सकता है, कोई और भी फोर्सेस आ सकती हैं। तो हमें, क्योंकि ज्यादातर इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स के साथ कंसर्न में है, तो हम इन पे ज्यादा ध्यान देंगे, और एक फ्रिक्शन आएगा उसके कारण हम ध्यान में देंगे। ठीक है, अच्छा क्या होते क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, लिखो। फोर्स is said to be is said to be conservative when what, first point, अगर तुम कोई भी दो पॉइंट्स को मार्क करते हो ए से बी, और तुम ए से बी तक जाने का कोई भी रास्ता अपनाते हो, तो इन दोनों केसेस में तेरे पास अलग अलग पाथ आए, तो दोनों में तेरे पास वर्क डन आया, एक W1 एक W2। अब देख होता क्या है कंजर्वेटिव फोर्स। कहता है कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो वर्क डन करता है, और वो वर्क डन ऐसे करता है कि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव व्हेन वर्क डन डिपेंड्स only on the initial only on the initial only on the initial and the final point, only on the initial and the final point, but not on the path followed। और वो पाथ फॉरवर्ड पे डिपेंड नहीं करा, ठीक है ना, सिर्फ किस पे डिपेंड करा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर ये डिपेंड करा। ये इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। ओके, अच्छा सेकंड पॉइंट, मेरे ख्याल से समझ लग गया तुम्हें, मैं एग्जांपल भी शेयर करता हूं, तुम्हें काफी अच्छे से क्लियर होगा। पर ये टेक्निकल पॉइंट है, तुम दिमाग में रखो कि तुम्हें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, कौन सा पाथ चूज करने वाले हो कोई मैटर नहीं करता। उस फोर्स के लिए, हर फोर्स के लिए मैं बोल रहा हूं, उस फोर्स के लिए जिसके लिए पाथ का नेचर डिपेंड नहीं करता, उसके लिए तेरे पास हमेशा वो फोर्स कंजर्वेटिव रहेगा। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये बड़ी जबरदस्त पॉइंट है, देख। जैसे तुम ए से बी तक गए, कोई पाथ अलग से लिया, और बी से ए तक वापस आए, कोई पाथ अलग से लिया, तो ये कहता है वर्क डन इन द पाथ वन एंड वर्क डन इन द पाथ टू, इन दोनों का सम जीरो आएगा। मतलब अगर तू इसको बोल दे ऐसे कि a force is said to be conservative when a body moves in a closed path, so that the net work done is zero, so that the net work done is what बेटे, जीरो। क्लोज पाथ के लिए तेरे पास जो वर्क डन आया है ना, कितना आया, जीरो आया। तो ऐसी फोर्स का नाम तेरे पास हमेशा क्या रहता है, कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, एक और जबरदस्त पॉइंट होता है,
एक और जबरदस्त पॉइंट होता है, क्या होता है पता है, बताता हूं। एक और पॉइंट होता है कि जैसे ना मतलब व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर इन्वॉल्व, है ना बेटा, व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर involved when conservative forces are involved, then there is there is no dissipation of energy. There is no dissipation of energy. इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब है कि जो भी वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स करेगा वो अपना 100% एनर्जी में करेगा, उसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। मैं फिर से बता देता हूं कैसा होता है, क्या होता है। लॉजिकली क्या है कि जब भी कोई वर्क डन कोई कंजर्वेटिव फोर्स करेगा तो वो वर्क डन हमेशा किसी ना किसी एनर्जी में ट्रांसफर होने के काम आएगा, पर कंजर्वेटिव फोर्स के कारण कोई भी नुकसान सिस्टम को नहीं होगा। अब कैसा होता है मैं तुम्हें बताता हूं कैसा होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ओके ओके, अगर मान लो ये दो तीन पॉइंट्स हैं, अगर तुम्हें मान लो तीनों पॉइंट्स नहीं समझ लगे तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख लेना कि वर्क डन डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब तुम्हें ऑब्वियसली बात है किसी भी बात में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, कैसे मर्जी जाओ, तो ऐसी फोर्स का नाम तुम कंजर्वेटिव रखते हो। हर फोर्स का नाम कंजर्वेटिव नहीं है, पर ऐसी फोर्स जो कैरेक्टरिस्टिक बियर करती है, सिर्फ वही फोर्स का नाम तुम्हारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। और मैंने एग्जांपल तुम्हें पहले से बता दी है इस चैप्टर के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, दो फोर्सेस को कंसिडर करके चलना है। और अगर तुम क्लोज्ड पाथ इसके लिए लेते हो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, तो उसके लिए भी वर्क डन तेरे पास क्या आता है, 0। या तुम ये भी तो देख सकते हो ना, इसके लिए ए से बी गया और बी से ए आया, तो अगर इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो ऑब्वियस ही बात है बेटा इसने कोई वर्क डन नहीं किया, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बोली कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर किसी सिस्टम में आ गए तो वो सिस्टम के अंदर कभी भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स कुछ वर्क करेगा तो वो हमेशा सारी की सारी एनर्जी जो एक पॉइंट से लेगा वो दूसरे पॉइंट तक बड़े आराम से जिम्मेदारी से अगले पॉइंट को दे देगा, उसमें से कुछ नहीं खाएगा बेचारा। समझ लग गया पॉइंट? तो इसका नाम तुम रखते हो कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, फोर्थ पॉइंट एक और करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, अब फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं। देखो ये तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम बताया था, याद होगा बेटे, मैंने तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम बताया था, जिसका नाम मैंने बताया था उसका नाम था क्या, बताएगा? उसका नाम था फील्ड फोर्स। तो ऐसी फोर्सेस जिनका फील्ड होता है वो फोर्सेस का नाम तुम एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्स रखते हो। मतलब दे डू नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल कांटेक्ट बट दे कैन इफेक्ट, जादू कर सकते हैं किसी भी दूरी से, है ना, उसको बोल देते हैं बेटा। तो तुम ये बोलते हो द रीजन और यू कुड से द फील्ड इन विच a body, है ना, a body experiences conservative forces, conservative forces are called as the conservative fields। मतलब सिंपल सी बात है ना, तो जो मतलब फील्ड का मतलब क्या रहेगा, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होगा कि जिसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस लगती हैं। फील्ड का मतलब रीजन, स्पेस। मैं एग्जांपल जैसे तुम्हें बताता हूँ, जैसे बेटा ये तेरे पास अर्थ है यार, यहाँ पे तेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, तो ये अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है यार,
क्योंकि अर्थ का फील्ड है सारे का सारा, अर्थ की मतलब अर्थ की दादागिरी है ना, ये इन्फिनिटी तक किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, लाइक दैट वे यू कैन से। अर्थ को उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, बट दिस अर्थ कैन अट्रैक्ट दिस बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ओके। अच्छा, अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, whenever whenever conservative forces are involved, whenever the conservative forces are involved, whenever the conservative forces are involved, okay, whenever the conservative forces are involved, work done is always associated with the potential energy, is associated with the what beta? Potential energy. It is associated with the potential energy, कि वो हमेशा potential energy के साथ associate होता है। अब कैसे होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें पता भी है बेसिकली ये चीज, ठीक है, हमने क्लास में भी एग्जांपल किया था, तुम्हें पहले से भी पता है। देख मेरी बात सुनो, तो कैसे एसोसिएट होता है मैं तुम्हें अभी एग्जांपल शेयर कर देता हूँ कि जो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का रहता है ना बेटे, इट इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको नोट कर ले, मैंने बोल दिया, याद करना। क्या याद करना? कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज लीड्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कैसे है मैं तुम्हें बताता हूं, देख मेरी बात सुन। मान ले तेरे पास एक बॉडी है यहां पे, और ये अर्थ पे पड़ी है। तुम जैसे जैसे इसको ऊपर लेके जाते हो, अभी से तुमने फोर्स लगाया, और जब तुम इसको एच हाइट तक लेके गए ग्राउंड से, ठीक है, तो तुमने ये देखा mg तो तेरे पास नीचे ही लग रहा है, सही है ना? सही है ना? तो अगर तू बोले व्हाट इज द वर्क डन फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, तो तुम बोलोगे सर mg लग रहा है नीचे को, हमने क्लास में डिस्कस किया था, पर बॉडी का इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, इसको ऊपर लेके गए, तो इस वजह से इनके बीच में एंगल 180 आया, तो वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स कितना आया? -mgh। अब ये तू जब इधर पुट करेगा बेटे, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आ गया? माइनस ऑफ माइनस mgh, और ये किसके बराबर आ गया? mgh। अब मेरे ख्याल से तेरे को समझ लग गया होगा कि ये जो इस पॉइंट पे जब ये पॉइंट बॉडी आ गया तेरे पास, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई बेटे कितनी? mgh आ गई। इसको याद रख बस, जबरदस्त, ठीक है। अब मैं तेरे को बताता हूँ। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। और अर्थ पे जब तू पोटेंशियल एनर्जी लेगा, तेरे को पता है अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी को तुम क्या मानते हो? हमेशा इन जनरल जीरो मानते हो, ठीक है। तो ये तो ui का वैल्यू जीरो पुट कर दे, तो ये तेरे पास किसके बराबर आ गया? mgh के। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू तेरे पास आ गया mgh। तुम्हें याद है, छोटी क्लास में भी पढ़ा है, और तेरे को मैंने क्लास में बताया था। अब हमने इसको और अच्छे वे में डिफाइन कर दिया कि जो पोटेंशियल एनर्जी का वर्क आता है वो mgh होता है, विच इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, अब इसी के बेस के ऊपर ना मैं तुम्हें नोट करके चीज देता हूं कि ये नेगेटिव क्यों लिखा हमने। वाई डेल्टा यू इज रिटन एज -wc, वाई। अब मैं तुम्हें बताता हूं ऐसा क्यों लिखा। देख मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन, क्यों लिखा यार, क्यों लिखा? पहले ये सोचते क्यों लिखा। अब देख, मैं तुम्हें इसमें ये बोलता हूं, अगर किसी ब्लॉक जिसका मास m है उसको तुम h हाइट पे रखते हो, और अगर वो नीचे को आता है, तो बेटे ये जब नीचे को आएगा, मान ले यहां से ये नीचे को आया, mg भी तेरे पास नीचे को लगा, विच इज बेसिकली द कंजर्वेटिव फोर्स, और ये बॉडी भी नीचे को आया। पर तुमने ये देखा जब ये बॉडी नीचे को आया, या तुम ये बोल दो कि सर ये अर्थ की तरफ आया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, राइट। इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया बिकॉज ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आया।
और यहां पे भी तुमने देखा कि जब ये अर्थ के अगेंस्ट गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। मतलब ये जब यहां से ऐसे ऊपर गया तो अर्थ के हिसाब से अब इसका पोटेंशियल एनर्जी पहले से बढ़ गया, क्योंकि वर्क डन mg के लिए नीचे हो रहा था और ये बॉडी जहां ऊपर रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया। पोटेंशियल एनर्जी बेटे इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो यहां से तुमने ये चीज को नोट कर लिया बहुत अच्छे पॉइंट में। वो ये पॉइंट कि वर्क डन बाय, ये वाला पॉइंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लीड्स टू द डिक्रीज इन potential energy, and work done against work done against conservative force leads to increase in potential energy। ठीक है, अब ये टर्म बहुत बार तुम आगे पढ़ने वाले हो, ये वाली टर्म ज्यादातर। ठीक है, कि ये वर्क डन हुआ जी और ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है, तो तुम बोलोगे सर उसका नाम आप पोटेंशियल एनर्जी रख सकते हो। क्यों रख सकते हो? बिकॉज डेल्टा यू का वैल्यू माइनस डब्ल्यू सी रहता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में छाप लेना, बिल्कुल दिमाग में रखना यार। ठीक है, ताकि तुम्हें ये पॉइंट समझ लग जाए कि हाँ ऐसे उसको ऐसे ही कंसिडर करते हैं। इट इज वेरी सिंपल। ओके बच्चा, चल देख सुन मेरी बात आगे। अब देख आगे मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ, एक और पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी है। ठीक है, अब पॉइंट सुन देखो। देख, अगर 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 तुम ये बोलो कि पोटेंशियल एनर्जी की सिर्फ डेफिनेशन क्या है, क्योंकि पहले से तुमने कुछ पढ़ रखी है, हमने क्लास में भी किया था, पर अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा से देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी यू कुड से is the energy possessed, है ना, is the energy possessed by the body, or you could say a system, or a system by virtue of its position, or you could say configuration, or you could say the shape, है ना, or you could say the shape। तो इसका नाम तुम रख देते हो, क्या नाम रख देते हो बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी इसका नाम रख देते हो। ठीक है, समझ लगे पॉइंट? पर ये बात सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म तभी आती है जब तुम्हारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस रहे। तुम ये कभी नहीं बोल सकते कि सर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में ना पोटेंशियल एनर्जी है पर उसमें ना कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इज ए सिनोनिम टू द एनर्जी। सिंपल सी बात है। आई मीन टू लाइक, वो नहीं कि वो फोर्स है वो एनर्जी। आई एम सेइंग इन दैट पर्सपेक्टिव कि अगर ये है तो वो है, अगर ये नहीं है तो वो नहीं है। सीधी सी बात है। अगर सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो यहां से पता लग गया कि सिस्टम में कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। मतलब मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली ये चीज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज और देख, मेरी बात सुन। जो मेरे पोटेंशियल एनर्जी रहता है ना यार, जो पोटेंशियल एनर्जी रहता है, पोटेंशियल एनर्जी इज ए बेटा रिलेटिव टर्म। पोटेंशियल एनर्जी इज ए व्हाट बेटे? रिलेटिव टर्म। ये रिलेटिव टर्म है, मतलब यू हैव टू चूज सम रेफरेंस, यू हैव टू चूज सम रेफरेंस। अगर तुमने रेफरेंस चूज नहीं किया तो पोटेंशियल एनर्जी को कभी भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ रिलेटिव टर्म। और ये भी बात याद रख कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और बेटे जीरो। मतलब ये कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी आ सकता है। मतलब तुमने कोई ग्राफ प्लॉट किया, लॉजिकली जो बता रहा हूं,
अगर यू इधर है, यू इधर है, तो ग्राफ इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आ सकता है, राइट? क्योंकि ये पैरामीटर डिपेंड करेगा ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता। पर पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव रहेगी तब भी आ जाएगा, नेगेटिव होगी तब भी आ जाएगा। इसके लिए कोई इसका मेजर कंसर्न नहीं है, ठीक है? इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, देख, तो यहां से तुमने ये देख लिया कि तेरे पास अगर तुम एनर्जी की बात करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जो रहता है वो माइनस डब्ल्यू सी के बराबर रहता है, एंड इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, पर काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव ऑलवेज। काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव ऑलवेज, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? अब मेरा पॉइंट एक और सुन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पॉइंट ये वाला, देख मेरी बात सुन। मैंने तो को ये भी बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है ये एक रिलेटिव टर्म है। मैं एग्जांपल तुम्हें देता हूँ, तुम्हें याद है तुम लोगों ने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, और उसमें तुम लोगों ने जैसे ये न्यूक्लियस था, ये था, ये था, ऐसे करके इन सभी की एनर्जी क्या थी? नेगेटिव। और इन्फिनिटी वाले की एनर्जी क्या थी? जीरो, याद है? तो इन्फिनिटी को रेफरेंस लिया जीरो, तो जीरो से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव एनर्जी, जीरो से नीचे आएगा तो क्या आएगा? नेगेटिव एनर्जी आएगा। इसी वजह से तुमने जब एनर्जी भी लिखा था वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, तो वो बेसिकली रेफरेंस लेके चला था कि तेरे पास रेफरेंस इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी का रेफरेंस अगर तूने वर्ड यूज कर लिया कि सर मेरा रेफरेंस ये पॉइंट है, तो जिसका नाम तुमने रेफरेंस रख दिया, इसका मतलब वहां पे तेरे पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। ये बात मैं तेरे को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब मेरा पॉइंट सुन, देख मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ। तेरे पास ना एक सिंपल पेंडुलम है यार, एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है? और लेट इट बी, ये तूने ऐसे करके इसको ऐसे रोटेट कर दिया। अब मैं तेरे को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ इसमें जो तेरे को याद रखनी चाहिए, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुन, मान ले तूने बोला सर मैं ना ए पॉइंट को रेफरेंस मानना चाहता हूँ, ये बॉल एक ही है बेटा, ये जो बॉब हमने ड्रॉ किया ये एक ही है, इसको पहले इधर था, बाद में तू इधर ले गया एच साइड पे, ठीक है? ऐसा एच साइड पे ले गया, यही बॉब को ऐसे रोटेट करके ऐसे इधर, ठीक है? और ये एंगल थीटा पे आ गया। तूने बोला सर मेरे को ना रेफरेंस ए लेना है, तो मैं बोलूंगा बेटे अगर रेफरेंस ए ले रहा है ना यार, तो ए का पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दी आराम से। तो बोलेगा ठीक है सर। अच्छा, तो बोला सर अगर ये बी पोजीशन पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या हो गया? तो मैं बोलूंगा बेटा क्या टेंशन ले रहा है, यूबी लिख देना। तो यूबी का वैल्यू तो क्या लिखेगा? एमजीएच लिखेगा। अच्छा 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 अच्छा, इतना सिंपल है। अच्छा सर अभी एक और चीज मैं सोच रहा हूँ, पता क्या? मैं ये सोच रहा हूँ कि ना मैं डॉटेड इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? इसको डॉटेड ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा डॉटेड में ध्यान में रहेगा कि ये इनिशियल पोजीशन था। सर मैं ना पता क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि सर मैं ना ये ऊपर वाले पॉइंट का नाम ना रेफरेंस ले लेता हूँ, ये वाले पॉइंट का नाम। अच्छा तू फिर, अच्छा अच्छा ठीक है, तू इसका नाम रेफरेंस लेना चाहता है। अच्छा, और बेटे जब तू इसका नाम रेफरेंस लेना चाहता है, एल तेरे को पता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ना? तो मैं बोलूंगा बेटा अच्छा यार ये तो तूने टेंशन में तो नहीं डाला मेरे को, है ना? क्योंकि हमें तो फंडामेंटल पता है, तेरे को भी पता है। अच्छा ए पॉइंट का नाम तूने लिख दिया ना? अच्छा तो ये एल इसका दूरी आ गया ना? अच्छा इसका नाम रेफरेंस लिया, रेफरेंस का मतलब ये जीरो आ गया। तेरे को पता है बेटा नंबर लाइन जब तू ड्रॉ करता है, जहां पे जीरो मार्क करता है ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है कन्वेंशनली। बेटा ये रेफरेंस से नीचे आया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? माइनस एम जी है, सही है? सर बी का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? अच्छा सर ऊपर वाली डायग्राम में ये आपने एच ड्रॉ किया था, और ये टोटल क्या है? एल, तो इसके हिसाब से ये दूरी कितनी आ गई सर? एल माइनस एच। तो क्योंकि ये रेफरेंस से नीचे है तो ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगा, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। और जब तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तुम्हारे पास रिजल्ट हमेशा क्या आएगा बेटा? सेम, मतलब किसी भी पॉइंट का नाम रेफरेंस ले सकते हो, पर याद सिर्फ वही रखना, वेरी फंडामेंटल थिंग, कि जिसका नाम तुम ओरिजिनल लिखोगे उसका राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, उसका ऊपर पॉजिटिव उसका नीचे नेगेटिव, दैट्स इट। तो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली अ relative term, it could be positive, negative or zero. And in order to understand in a good way the concept, you always have to consider 2 points in which one of the point must be preferably the reference.
ना भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज तेरे को तो दोनों में डिफरेंस लिखना है। सर ये नहीं समझ लगा सर, इसका मीनिंग क्या है? अच्छा बेटा चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ। देख, अगर मैं तेरे को बोलूं ये तूने अर्थ ड्रॉ किया और ये एक पॉइंट ड्रॉ किया और ये दूसरा पॉइंट ड्रॉ किया, ठीक है, और इन दोनों के बीच में दूरी कितना ड्रॉ किया? h। इन दोनों के बीच में दूरी कितना ड्रॉ किया? h। तो ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया। अगर मैं बोलूं बेटा इसका दूरी आ गया एच ए और इसका दूरी कितना आ गया? एच बी। मैं तेरे को बोला बेटा डेल्टा यू लिख, तूने बोला सर डेल्टा यू का मतलब क्या लिखूं मैं? ये मैं बोला बेटा यू बी माइनस यू ए लिख दे। अच्छा यू बी माइनस यू ए कितना आ गया? एम जी एच बी माइनस एम जी एच ए। तो तू देख डायग्राम में ये बेटे एच बी है, ये एच ए है, तो एच बी में से एच ए माइनस करेगा तो यही बच गया ना यार, एच, तो यही आ गया तेरे पास एम जी एच। तो जब तुमने दो पॉइंट्स लिए तो तेरे लिए अर्थ जो कि एक रेफरेंस था उसकी मतलब कोई जरूरत हमें नहीं पड़ी, है ना? इसको याद रखना है तेरे को। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, ठीक है। पर तू डिफरेंस ले रहा है ना यार, जब तू डिफरेंस ले रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तेरे को। अच्छा, रेफरेंस कंसिडर करना जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने तुम्हें शेयर कर दी। और डेल्टा यू का वैल्यू नेगेटिव के साथ लिखा जाता है। अच्छा सुन मेरी बात सर, एक और एग्जांपल करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल करते हैं। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का तुम एग्जांपल करते हो तो ऑब्वियस ही बात है बेटे, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द स्प्रिंग। तुम किसकी बात कर रहे हो बेटे? ऑब्वियस ही बात है, स्प्रिंग की बात कर रहे हो, ठीक है। अब स्प्रिंग के अंदर सर मेरे को अप्लाई करना है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, तो मैं बोलूंगा बेटे ये तेरे पास एक स्प्रिंग आ गया जिसकी नेचुरल लेंथ है एल, और ये ब्लॉक तुमने लगा दिया। जब तूने इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे करके रखा तो बेटे याद रख इसके अंदर कोई इनिशियल एक्सटेंशन नहीं है। जब इसके अंदर बेटे कोई इनिशियल एक्सटेंशन नहीं है तो इसके अंदर एक तरह से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ये एम पॉइंट है, ये पॉइंट एम है। सर अब क्या करें कि ना इस स्प्रिंग को ना ऐसे मैं ब्लॉक को ना आगे खींच लेता हूं। ओके, इट ब्लॉक विल बी लाइक दिस। सर ये पॉइंट से जब हमने इसको आगे खींच दिया तो ये मैंने एक्स खींच दिया इसको आगे। अच्छा एक्स खींच दिया बेटा, यार फंडामेंटल तो तेरे को पता है ना, जब तू स्प्रिंग को खींचेगा तो इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इधर को। सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। सर हमने वर्क डन हमेशा वर्क डन नहीं किया, बिकॉज वर्क डन बाय फोर्स की बात करनी होती है हमेशा। बाहर से कैसे मूव कराया हमें उसकी जरूरत नहीं है, पर वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स की बात हमें करनी है सर। अच्छा, रिस्टोरिंग फोर्स एफ होता है, और मैंने डिस्कस किया था हुक्स लॉ, रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू तेरे पास हमेशा एफ का वैल्यू किसके बराबर रहता है बेटे? माइनस के एक्स के बराबर रहता है। माइनस के एक्स के बराबर रहता है तेरे पास हमेशा ये वैल्यू। तो सर इसमें मैं ये देख रहा हूं कि अगर मेरे को स्मॉल वर्क डन करना है, जैसे तेरे को पता है हम अब क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, कोई भी वर्क डन निकालना है तो कभी सीधी वैल्यू पुट करके आंसर नहीं निकालते। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है ना? तो इस वजह से हम हमेशा स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। अच्छा स्मॉल वर्क डन निकालेंगे तो सर स्मॉल वर्क डन के लिए हमें पता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका मतलब हो गया कि आप ये बोल रहे हो कि स्मॉल वर्क डन निकालना है तो मेरे को डी डब्ल्यू और एफ डॉट डी एस लिखना पड़ेगा। अच्छा सर एक्स एक्सिस लिख रहा हूं तो मैं चलो डी एस की जगह डी एक्स लिख देता हूँ। अब रिस्टोरिंग फोर्स तेरे पास इधर को है dx, क्योंकि बॉडी को तो इधर लेके जा रहा है, तो दोनों के बीच में वर्क डन कितना आ गया? माइनस एफ डी एक्स। सही है। और बट तेरे को ये पता है अगर तू सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर, क्योंकि डायरेक्शन को तू कंपनसेट कर चुका है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना आया? के एक्स आ गया, वैल्यू पुट कर दे माइनस के एक्स डी एक्स। अब टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज माइनस ऑफ के इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो डब्ल्यू आया,
अच्छा, एक्स की इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ये जैसे तूने एम पॉइंट माना था और इसको तू मान ले बेटे यहां तक लेके आया, जो लेट इट बी तू बोलना चाहता है सर इसको मैं मैक्सिमम ए पॉइंट तक लेके जा सकता हूँ, ए डिस्प्लेसमेंट तक लेके जा सकता हूँ, ए का नाम मैं एम्पलीट्यूड लिखता हूँ, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना भी मेरे को कंसिडर करना था एक क्वेश्चन के लिए, तो माइनस के आ गया, इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से, ये तेरे पास कितना आ गया बेटे, माइनस के ए स्क्वायर बाय 2, और ये कौन सी फोर्स थी, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, ठीक है, एंड एज डेल्टा यू इज नथिंग बट व्हाट, माइनस डब्ल्यू सी, और मैंने तुम्हें बताया था दिस इज द यू एट पॉइंट एट ए डिस्टेंस ए, क्योंकि देख मेरी बात सुन, this is a potential energy at point A, this is a potential energy at the mean position, and here you are considering mean position is at zero potential energy, बताया था ना अभी ui का वाले तुमने जीरो लिखा था, ui बेसिकली क्या था, इनिशियल पोजीशन जहां पे तुमने स्प्रिंग को ना कंप्रेस किया ना अलोंगेट किया, सर पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस द पोटेंशियल एनर्जी एट एम इज माइनस हाफ के ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट पॉइंट ए कितना आ गया सर, हाफ के ए स्क्वायर आ गया, एंड यू जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड फॉर दिस कॉन्सेप्ट आल्सो, फॉर एनी स्प्रिंग, for any spring potential energy is always given by half ka square, if a is the amplitude, if x is the amplitude, then potential energy is given by half kx square, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये, ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से तुम्हें काफी हद तक क्लियर हो गया होगा इसको कैसे कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब एक थोड़ा सा एक एडिशनल पॉइंट हम लोग करते हैं, यहां तक तुम्हें पता लग गया होगा, ठीक है, अब देख, एज डेल्टा यू, अच्छा चल ठीक है डेल्टा यू छोड़ देते हैं, आज से डी यू वर्ड यूज करते हैं, तो अभी वही तो रहेगा ना यार, माइनस ऑफ डी डब्ल्यू सी, स्मॉल स्मॉल वर्क डन की बात करते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल स्मॉल वर्क डन स्मॉल स्मॉल की बात करते हैं, ठीक है बच्चे, तो डी यू किसके बराबर आ गया, माइनस डी डब्ल्यू सी के, अच्छा सर तो डी यू का वैल्यू आप इसका मतलब डी डब्ल्यू सी का नाम आप ऐसा बोलना चाहते हो क्या, एफ इंटू डी एक्स, मैं बोलूंगा यस, यही बेटा यही सोच हमें आगे लेके जाएगा यार, यहां से बेटे एफ किसके बराबर आ गया यार, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, अच्छा तेरे को याद होगा डायमेंशंस में मैंने कुछ बताया था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो उसका नाम ग्रेडियंट रखते हैं, क्या नाम रखते हैं, ग्रेडियंट, अब तुमने क्या किया इसमें, तुमने पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दिया किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, इस वजह से ये क्या बन गया तेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, ठीक है, डायमेंशन मैंने तुम्हें बताया था, तो इस वजह से तुम ये बोल सकते हो कि conservative force is equal to the negative of the potential energy gradient is equal to the negative of the potential energy gradient, वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट के बराबर रहता है, ठीक है, यही जो तूने लिखा है, ठीक है, अब मैं ना तुम्हें थोड़ा सा एक नया चीज इसमें इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है तेरे लिए, बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, नॉट टू वरी अबाउट, मैं जैसे तेरे को इसमें बता रहा हूँ वैसे हमने क्लास में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेम ही मेथड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या है, फिजिक्स में ये जो तुमने लिखा f इज माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, अब तेरे को थोड़ा सा एक
जबरदस्त चीज नहीं लग रही यार? सर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो तो स्केलर होती है। सर फोर्स तो एक वेक्टर होती है। तो आपने ये वर्डिंग लिखने के बाद ग्रेडियंट, इसको स्केलर को वेक्टर के साथ इक्वेट कर दिया। यस, यही हमारी थिंकिंग थी इस कॉन्सेप्ट के लिए, कि हम लोग इस फोर्स को जो कि वेक्टर थी, इसको जब ग्रेडियंट के साथ लिख दें तो वो क्या बन जाता है? वेक्टर। मैं एग्जांपल तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल, वही हमारी पुरानी एग्जांपल है ना, 3 + 2 5 होता है। 3 के ऊपर प्लस लगाया, प्लस इज ऑपरेटर। अब वर्ड पे ध्यान देना, प्लस इज ऑपरेटर। व्हेन 3 ऑपरेट्स ऑन 2 इन दिस वे यू गेट 5। वैसे ही जब किसी स्केलर पे कुछ ऑपरेटर लगता है तो वो क्या बन जाता है? वेक्टर। तो वो उस ऑपरेटर का नाम क्या है? ग्रेडियंट। उस ऑपरेटर का नाम क्या है? ग्रेडियंट। अब सर ग्रेडियंट के नोटेशन क्या है? बेटा इसको ऐसे डिनोट करते हैं इन्वर्टेड डेल्टा के साथ। इसको ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा के साथ, इन्वर्टेड डेल्टा। और ये जो तूने इन्वर्टेड डेल्टा लिखा ना यार, इसका नाम तुम रखते हो नेबुला ऑपरेटर। इसका नाम तुम रखते हो क्या? नेबुला ऑपरेटर इसका नाम रखते हो। इसका नाम क्या है? नेबुला ऑपरेटर है इसका नाम। अच्छा सर ये नेबुला ऑपरेटर करता क्या है? मैंने बोला बेटे तू देख, तू बोल, कुछ भी बोल दे। सर मेरे पास m एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा तो सर मैं इसको ना किसी नई क्वांटिटी में बना दूंगा 100%। आप मेरे को अलाउ करो कि सर मैं इसके ऊपर नेबुला ऑपरेटर लगा दूं। मैं बोलूंगा बेटा ठीक है। सर नेगेटिव लगाऊं कि ना लगाऊं? बेटा कंडीशन पे डिपेंड करता है यार, नेगेटिव लगाना है, पर नेबुला ऑपरेटर लगा दे तो। सर ठीक है, फिर मैं नहीं लगा रहा। तो मेरे पास ये n क्वांटिटी आ गई जो कि वेक्टर बन गई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 100% तेरे मार्क्स, जबरदस्त, तू समझ गया कॉन्सेप्ट। नेबुला ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? स्केलर के ऊपर ऐसा ऑपरेटर लगा दो जो कि वेक्टर दे दे, उसका नाम नेबुला ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये वैसा ही ऑपरेटर है जैसे 3 + 2 में प्लस ऑपरेटर है, एडिशन वाला। ठीक है, तो बेटा नेबुला ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है सर, ये किसके बराबर होती है? अच्छा ये होती है बेटे आई कैप करली बाय करली एक्स, क्योंकि ये तो वेक्टर बना रहा है, प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। अच्छा ठीक है, ये होती है। तो अगर सर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे इसको माइनस डेल्टा यू के साथ, तो इसका मतलब ये आ गया माइनस आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड, और साथ में इधर यू लिख दिया मैंने। अब तो इसको यू लिख दे, इसको यू को इधर लिख दे, माइनस करली यू बाय करली एक्स, है ना, आई कैप प्लस ये जो बेटा यू इधर आ गया ना सभी के साथ, इधर करली यू बाय करली वाई जे कैप और करली यू बाय करली जेड, ठीक है। और ये तेरे पास एक फोर्स फिजिकल क्वांटिटी आ गई वेक्टर फॉर्म में। मैं तेरे को एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, फिर तेरे को पता लग जाएगा कि इसका मीनिंग क्या था, क्यों था, कैसे था। पर तेरे को ये चीज अब याद रखनी है। अब ये तो करली वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, करली, करली बाय करली एक्स, करली बाय करली एक्स में ये वर्ड बोल रहा हूं, जैसे तुम बोलते थे, इसका नाम क्या बोलते थे याद है? डी बाय डी एक्स। तो ये करली आ गया। इन दोनों में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है, पर है दोनों डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, मैं तेरे को छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। डी बाय, अच्छा ये करली का नाम होता है पार्शियल डिफरेंशियल, और ये डी का नाम होता है टोटल डिफरेंशियल। तुम्हें इस पे ज्यादा रिसर्च नहीं करनी यार, पार्शियल ठीक है होता है कुछ, टोटल कुछ होता है, ठीक है। मतलब क्यों होता है, कैसा होता है, रिसर्च लेवल पे, इन मैथमेटिक्स, इन इवन इन फिजिक्स इन हायर क्लासेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ गुड वे। बट राइट नाउ एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ अवर जेई सिलेबस, हमें इन दोनों की ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक फंडामेंटल की जरूरत है, जो मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूं। देख कैसे, डी बाय डी एक्स
ऑफ एक्स की पावर एन, क्या फॉर्मूला था, पावर आगे एक्स की पावर एन माइनस वन। इसमें करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स की पावर एन किसके बराबर, पावर आगे एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये तेरे को पता लग गया इन दोनों में, ठीक है। अब मैं तेरे को ना छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ कैसा। तुम यहां पे लिखे थे y एज ए फंक्शन ऑफ x, यहां पे तुम ये नहीं लिखते हो, तुम यहां पे x y और z को इंडिपेंडेंट लेके चलते हो। कोई तेरे पास तीन ही एक्सिस होते हैं ना, तेरे पास तीन ही एक्सिस होते हैं ना, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, इस वजह से तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x तुम इसमें तो ले रहे थे जब तुम कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, पर इसमें तेरे पास x y z ये तीन पैरामीटर्स आ जाएंगे जिनका आपस में रिलेशन कंबाइन होके कुछ नया रिलेशन देगा। जैसे यहां पे u दे रहा है, कोई और आ सकता है पैरामीटर कोई भी, पर एक्स वाई जेड जैसे इसमें आता था इसमें नहीं आता है, ठीक है। तुम्हें इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं तुम्हें ये ज्यादा ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें एग्जांपल शेयर करता हूँ एक और, एक तो ये पहला फॉर्मूला दोनों के लिए सेम हो गया। तू भी याद रखेगा, जैसे मैंने तेरे को बोला तू एक्स वाई और जेड को इंडिपेंडेंट लेके चल सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तू अगर करली वाई बाय करली एक्स लिखेगा या करली एक्स बाय करली जेड लिखेगा या करली जेड बाय करली वाई लिखेगा, तो हर केस में ये अकेला टर्म क्या आ जाएगा, जीरो। अकेला टर्म क्या आ जाएगा, जीरो, जो कि इसमें नहीं आता था, डी बाई डी एक्स और वाई जिसका नाम तुम स्लोप रखते थे, इसमें नहीं आता, क्योंकि इसमें इन तीनों के कॉम्बिनेशन या इन दोनों का कॉम्बिनेशन या अकेले के कॉम्बिनेशन से तेरे पास एक न्यू पैरामीटर बनेगा जो कि एक्स वाई जेड की टर्म में ही आएगा, तो उसके कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। तुम्हें याद है तुम बोलते थे y एज ए फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तेरे पास फंक्शन ऑफ x y और z आएगा, जो कि x y और z आपस में इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। समझ लग गया तो ठीक है, नहीं समझ लगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर ये वाला छोटा सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट ना समझ लगे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तुम्हें सिर्फ मैथडोलॉजी पे ध्यान देना है राइट नाउ, फिर तुम्हें और अच्छे से पता लग जाएगा। मैं फाइनली एक बार फिर ट्राई करता हूँ। y एज फंक्शन ऑफ x तुम्हें दिया गया था पहले, पर जब तू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा है तो तेरे पास एक ऐसा पैरामीटर आएगा जो x y और z पे तीनों पे डिपेंड करता होगा, या दो पे या एक पे, पर x और y एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इसी वजह से इनको तो इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर रहा है, ठीक है। अब मेरा पॉइंट सुन, बहुत बढ़िया वाला, तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, मैं तुम्हें 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी देख। ओके, ठीक है। अब तेरे को मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ। सर, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन में दिया गया, एक क्वेश्चन में दिया गया कि यू इन अ सर्टेन रीजन, ऐसे दिया गया, इन इन अ सर्टेन रीजन potential energy is x square minus y square, so find the conservative force, find the conservative force। इसी सर्टेन रीजन में u का वैल्यू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो फाइंड द कंजर्वेटिव फोर्स। तो फोर्स का जो वैल्यू मैंने तुम्हें अभी बताया, दैट वाज माइनस ऑफ डेल यू। अब तेरे को ये पता है कि u तेरे को x और y दिया गया, तो तेरे को दो ही टर्म लिखने की जरूरत है, माइनस आई कैप करली बाय करली x ऑफ u प्लस j कैप करली बाय करली y ऑफ u, राइट, जो तेरे को अभी मैंने इधर बताया था, ठीक है बेटा, ये वाला। अच्छा, अब तू इसको करेगा कैसे, ये बड़ी अच्छी चीज है। तू लिखेगा बेटा एफ वेक्टर इज माइनस ऑफ डेल, ठीक है,
यू, इसका नाम तो लिखेगा ही इधर, जस्ट टू अंडरस्टैंड आई वांट यू टू राइट अगेन एंड अगेन, बट यहाँ पे देख आई कैप, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। आई कैप आ गया एज इट इज, करली बाय करली एक्स तो वैसे जैसे तुम डिफरेंशिएशन करते थे। अब यू का वैल्यू क्या है बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ना कि एक्स स्क्वायर। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ पे आपने एक्स लिखा था तो मेरे को यहाँ पे भी एक्स लग रहा था कि एक्स ही लगना चाहिए, पर ऐसा नहीं है बेटा। यू की टोटल वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो वैसा लिखना है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जे कैप करली बाय करली वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बस कहानी खत्म, अब तो देखो आता है माइनस, मैं इसको नहीं लिख रहा अभी, माइनस आई कैप करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन पावर आ गई एक्स की पावर एन माइनस वन, टू एक्स करली बाय करली एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। सर आपने अभी तो बताया था करली बाय करली एक्स जीरो होता है। हाँ बेटा, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है सर, करली बाय करली एक्स ऑफ वाई स्क्वायर मेरे पास आएगा टू, पावर आ गए वाई करली बाय करली एक्स, पर आपने बताया था करली बाय करली एक्स जीरो, तो उसको क्यों लिखना, इस वजह से मैं इसको जीरो लिख रहा हूं। मेरे पास ये टर्म जीरो आ गया, प्लस जे कैप फिर से करली बाय करली वाई ऑफ एक्स स्क्वायर। सर वही करली एक्स बाय करली वाई आपने बताया था जीरो है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा, और ये माइनस टू वाई आ गया। ग्रेट, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स नाउ, आंसर इज माइनस टू एक्स आई कैप प्लस टू वाई जे कैप, दिस इज आंसर ऑफ द फोर्स। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। इसको कॉपी पे लिख लेना एक बार, तो अच्छे से पता लग जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखा आगे, सर एक और क्वेश्चन कराओ। ओके बेटा, इन अ सर्टेन रीजन, in a certain region, in a certain region, potential energy function, potential energy function is given by u is equal to x into y. Find force, find the conservative force. अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है। सो ये मेरे को अभी याद हो गया, यू का वैल्यू आपने बताया था माइनस डेल यू होता है। सर मैं पूरा लिख लूँ फॉर्मूला, आई कैप करली बाय करली एक्स यू प्लस जे कैप करली बाय करली वाई यू प्लस के कैप करली बाय करली जेड यू। ओके नाइस, बहुत बढ़िया यार। सर इसमें एक्स वाई दिया है तो मैं पहली दो टर्म्स ही लेता हूँ। सर हमेशा दो टर्म्स होती है, तीसरी नहीं आ सकती है बेटा, पहले फंडामेंटल है ना, प्रैक्टिस करनी शुरू कर देते हैं। जैसे तेरे को याद है 3 + 2 5 होता है, बाद में सीख लेंगे ना, 14 + 27 क्या होता है, बाद में सीख लेंगे, पहले ये फॉर्म हो जाए फिर ये कर लेंगे, है ना। वैसे ही चल सुन मेरी बात, तो बेटे तू ऐसे लिख यार, एफ वेक्टर इज माइनस ऑफ, यहाँ पे लिख आई कैप करली बाय करली एक्स ऑफ, सर यू का वैल्यू आपने एक्स वाई दिया था, मैं लिख लूँ ऐसे, लिख ले बेटा, प्लस जे कैप करली बाय करली वाई ऑफ एक्स वाई। सर अब तो ये इसके साथ आ गया, अब तो कैसे करूंगा मैं इसको, टेंशन नहीं लेनी बेटा। देख तो कोई याद है, तूने करा था डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, याद है क्या था फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पढ़ा था। यस सर, तो इसमें तूने सर आपने ये भी तो बताया था, करली वाई बाय करली एक्स या करली एक्स बाय करली वाई, ये जीरो होता है। ये जीरो क्यों होता है, क्योंकि एक्स एंड वाई जो है ये इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। जब एक चीज इंडिपेंडेंट होगी तो उसको तुम क्या ट्रीट कर सकते हो, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी तो जीरो होता है। अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट आ गया बेटा, तो इंडिपेंडेंट को कैसे ट्रीट कर सकते हो बेटे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो तो उसका डेरिवेटिव तो जीरो के बराबर आता है। यस, जबरदस्त। सर इट मींस आप ये बोल रहे हो कि करली बाय करली एक्स मैंने लिखा है, तो इसमें वाई को मैं कांस्टेंट ले सकता हूं, तो कांस्टेंट को एज इट इज बाहर लिख दूंगा, तो क्या बन गया, करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स।
बिल्कुल ठीक है सर। इसमें जे कैप आ गया, तो ये करली वाई मैंने लिख दिया। तो आप ये बोल रहे हो कि अब जब हम करली वाई लिख रहे हैं तो एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट। तो ये करली वाई ऑफ वाई आ गया। जबरदस्त बेटा, बहुत बढ़िया यार। तो करली एक्स ऑफ एक्स वन होता है, करली वाई ऑफ वन होता है। तो तेरे पास फोर्स का वैल्यू कितना आया, माइनस वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। ओके सर, ये क्वेश्चन का आंसर हमें समझ लग गया। चल एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, देख बेटा, एक और क्वेश्चन। अब वही चीज आ गई, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन इज गिवन बाय, लेट इट बी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, कुछ ऐसा। बोला गया फाइंड वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। याद रख, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in slowly moving, in slowly, अब ये बड़ी जबरदस्त चीज है। स्लोली मूविंग का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो। इन स्लोली मूविंग द बॉडी फ्रॉम, कहां से कहां तक, फ्रॉम 1,2 टू -2,1, मतलब ऐसा, कुछ ऐसा वर्क डन निकालना है। थोड़ा सा तुम्हें सोचना है, इसका मतलब क्या होगा लॉजिकली। तुम्हें याद है, ग्राउंड पे रखा था बॉडी को, जब तू ऊपर लेके जा रहा था, ऑब्वियसली पहले तू ऊपर फोर्स लगा रहा है और एमजी नीचे लगा रहा है। बॉडी तो ऊपर भी जा रहा है नो डाउट, पर मैंने वर्ड यूज किया था स्लोली। और स्लोली में नेट फोर्स एक तरह से तुम बोल सकते हो जीरो लग रही है, नेट फोर्स जीरो लग रही है, बट यू कुड से कि इट इज मूविंग अप वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो लाइक दैट। यहाँ पे तेरे पास अगर वर्क डन एमजी का नेगेटिव आया था, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी जा भी ऊपर को रहा है, बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को लगी है, फोर्स भी ऊपर को लग रही है, और एमजी किधर को लग रहा है, नीचे को, बॉडी ऊपर को जा रहा है। इन दोनों का वर्क डन कितना आएगा, नेट जीरो। क्यों आएगा नेट वर्क डन जीरो, क्योंकि वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय एमजी इज व्हाट, जीरो। क्योंकि ये किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही, जीरो आ रही है, इस वजह से। मेरा पॉइंट सुन बिल्कुल ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। सर ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। और क्योंकि ये जो आपने मेरे को फंक्शन दिया है, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसमें वाई की मेरे को जरूरत नहीं है। आई विल फोकस मोर, आई विल फोकस मोर ऑन एक्स कोऑर्डिनेट ओनली। तो पोटेंशियल एनर्जी में तेरे पास इनिशियल कोऑर्डिनेट जो था एक्स का वो 1 है, और फाइनल कोऑर्डिनेट तेरे पास -2 है। वैल्यू पुट कर दे दोनों में, देख u एट 1 पोजीशन पे क्या आ रहा है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 -3, कितना आ गया बेटा, 1 स्क्वायर 11 होता है ना। कितना आ गया आंसर, 5 + 2 7, 7 - 3 4 आ गया। अच्छा, मेरे को पता है तूने लिख लिया होगा ना। और दूसरा कितना आ गया बढ़िया, -2, 2 इंटू -2 का स्क्वायर, और 5 इंटू -2 -3 किसके बराबर है, -2 स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 और -13 -5 आ गया। कैलकुलेशन चेक करना यार, पता नहीं मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन गलत हो गई है ना। और सर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अगर मेरे को वर्क डन निकालना है, ये बड़ी जबरदस्त चीज होती है। सर आपने बोला था डेल्टा यू के साथ नेगेटिव आ जाता है, वही चीज आ गई ना बेटा। चाहे तो डेल्टा यू को -WC लिख दे, अगर तू WC निकाल रहा है तो -डेल्टा यू लिख दे, डेल्टा यू माइनस के साथ। अब -डेल्टा यू कितना आया, फाइनल पोजीशन, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है,
और ये कौन सा पॉइंट है बेटे, इनिशियल माइनस इनिशियल पॉइंट, कितना आ गया माइनस, -2 पे कितना, -5 -4, और ये कितना आ गया तेरे पास 9, +9 आ गया। अब ये जब तेरे पास +9 आया कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, मैंने तेरे को पहले बोला कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पॉजिटिव means potential energy has decreased. If potential energy has decreased, it is very much obvious that external agent is also applying this force opposite to the conservative, because conservative force might be acting in the upward direction and external force is acting in the downward direction. It is for sure, right? Conservative force के opposite लग रहा है, क्योंकि सिस्टम में दो ही फोर्सेज हैं, एक कंजर्वेटिव दूसरा कौन सा, एक्सटर्नल, और वो स्लोली जा रहा है, स्लोली जाने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, और नेट वर्क डन हमेशा किसके बराबर रहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है तुम्हारे पास। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, तो इस वजह से वर्क डन फॉर एक्सटर्नल जो आएगा वो वर्क डन और नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स आएगा, इस वजह से -9 जूल आ गया। -9 जूल का मतलब क्या हो गया, वर्क इज अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क इज डन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। तो थोड़ा सा अगर सोच रहा है कि सर मेरे को ऐसे नहीं समझ लगेगा, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटा, अगर ये ऊपर लग रहा है और एम तेरे पास नीचे लग रहा है, पर ये बॉडी नीचे को आ रहा है, ये बॉडी नीचे को आ रहा है, नो डाउट ये नीचे को तो आ रहा है पर वेरी स्लोली। इस वजह से इस केस में तेरे पास एम का वर्क डन अगर +9 आया तो वर्क डन बाय फोर्स कितना आ गया, -9, तभी तो दोनों का नेट वर्क डन क्या आएगा, 0। नेट वर्क डन 0 का मतलब वेरी स्लोली का मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज इज 0। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ठीक है, अच्छा एक चीज ना नोट कर ले, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको याद करना कि अगर मतलब वर्क डन अगर तुम्हारे पास नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो तुम्हारे पास वो जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। वो दूसरा सिस्टम जो है वो बॉडी एनर्जी को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, राइट, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंटली अच्छे से ध्यान में रखना जो मैंने ये चीजें बताई हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारे पास ना एक, जैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, पी क्यू आर ऐसे करके पाथ दिया गया, तो तुम्हें दिया गया तुम्हारे पास कंजर्वेटिव फील्ड है, ये वाला दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है, और ई से क्यू तक जाने के लिए, ई से क्यू तक जाने के लिए तुम्हें 5 जूल वर्क करना पड़ता है, और क्यू से आर जाने के लिए तुम्हें 2 जूल वर्क डन करना पड़ता है। और बोला गया अगर तेरे को पी से आर तक जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये एक हमारा विचार है जो ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल है, कंजर्वेटिव फील्ड दे दिया गया, वर्क डन पी से क्यू कर रहा है, तेरे को नहीं पता, पर तेरे को ये पता है जब तू पी से क्यू की बात करेगा तो पी तेरा इनिशियल बन जाएगा, क्यू तेरा फाइनल आ जाएगा। क्यू से आर की बात कर रहा है तो क्यू तेरा इनिशियल बन जाएगा और आर तेरा फाइनल आ जाएगा। जब पी से आर की बात कर रहे तो पी इनिशियल बन जाएगा और आर तेरा फाइनल आ जाएगा। बस अब लगा लें। अब ये तीनों के तीनों वर्क डन जो है तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण है, देख। और तेरे को पता है डेल्टा यू का वैल्यू क्या आता है, -WC। बस कहानी खत्म। अब देख पी क्यू प्रोसेस के लिए पी से क्यू में क्यू फाइनल, इनिशियल कौन, पी -5, क्यू से आर तक आर फाइनल और क्यू इनिशियल -2। निकालना क्या है, पी आर। तो पी आर का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी आर
माइनस पोटेंशियल एनर्जी T, और ये देखो निकालना है वैल्यू। अब ये बेसिकली तेरे पास आ गया वर्क डन फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसका वैल्यू तो कैसे निकालेगा, P से R तक के लिए, इसमें से इसको माइनस कर दे। तेरे को R पॉजिटिव चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, तो सब्ट्रैक्ट 2 सॉरी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। जो तूने बोल दिया सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 है, ये यू आर माइनस यू क्यू कट गया, और यू आर माइनस यू पी आना चाहिए। अच्छा सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, फिर ऐड ही कर देते हैं, ऐड कर दो, ऐड 1 into यू आर क्यू कट जाएगा, यू आर माइनस यू पी बन गया, -5 -2 इज वॉट -7। वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन ये निकालना है ना, फाइंड द वर्क डन कितना आया। तो वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, P से R तक, इज माइनस ऑफ यू आर माइनस यू पी विच इज 7 जूल। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कर लेना एक बार अच्छे से रिवाइज, फिर देख लेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।